अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जाम मोहम्मद आसिफ अली काश वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द आसिफ एकेडमी में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने उन कमज़ोर दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्लास फेलोज़, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी बेस वीक है या फिर जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। तो जो रेगुलर वीडियोस देखेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है। तो आज हम एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेट थ्योरी और आज उसका लेक्चर नंबर हमारा 1 है। तो सेट थ्योरी में जो आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर में जो हम चीज़ें कवर करेंगे उसके अंदर सेट क्या होता है, एक सेट को लिखने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं, सेट की कितनी इकसाम होती हैं, सेट की कार्डिनैलिटी से क्या मुराद है, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, हम कैसे दो सेट का आपस में कंपैरेबिलिटी यानी कि मुवाजना कर सकते हैं, और लास्ट में जो चीज़ हम करेंगे वो होगा पावर सेट, कि पावर सेट का क्या मतलब होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है जी आपके पास सेट, कि सेट होता क्या बेसिकली। वैसे तो इसके देखें नाम से ही ज़ाहिर है कि सेट क्या होता है, आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा। जैसे हम कहते हैं, गर्ल्स कहती हैं चूड़ियों का सेट, मतलब हम कहते हैं किताबों का सेट, पेंसिलों का सेट, ठीक है, लोगों का एक सेट। तो सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो सबसे पहले जो मतलब एक मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन था जॉर्ज कैंटर, जिसने सेट का क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था और मैथ को इवेल्युएट किया था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन बेसिकली इसका जो कंसेप्ट था वो ज़्यादा देर तक नहीं चला। तो फिर जॉर्ज कैंटर के बाद रसल वो साइंसदान था जिसने तकरीबन 20वीं सदी में आके उसने 20वीं सेंचुरी में मतलब बहुत ज़्यादा सेट को जो है वो इवेल्युएट किया। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सेट असल में होता क्या है। ठीक है जी। तो सेट की डेफिनेशन आपने 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में बहुत जगह पे पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि सेट होता क्या है। तो वो कहता है द कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects is called a set। ये डेफिनेशन है कि द कलेक्शन का क्या मतलब है जी, मजमुआ। इस लफ्ज़ कलेक्शन का मतलब क्या है, मजमुआ। किस चीज़ का मजमुआ, वेल डिफाइंड का और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अब हम इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ आ रही है कि कोई भी मजमुआ सेट कहलाएगा अगर वो दो कंडीशन को पूरा करेगा। पहली कंडीशन ये वाली कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये वाली कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब मैं 1 बाय 1 आपको दोनों की तर्जमा बताता हूँ और एग्जांपल देता हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है। पहले हम बात करते हैं वेल डिफाइंड की। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। लफ्ज़ वेल डिफाइंड का जो मतलब होता है उर्दू में वो होता है वाज़े। ठीक है, कि एक सेट में जो एलिमेंट्स होने चाहिए, जो नंबर होने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो वेल डिफाइन होने चाहिए। वेल डिफाइंड जिसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सके। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक यहाँ पे सेट की टाइप्स बताता हूँ। जैसे मैं कह देता हूँ नॉटी बॉयज ऑफ अ स्ट्रीट, GHTY, नॉटी बॉयज ऑफ स्ट्रीट। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये सेट है, तो ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें, नॉटी बॉयज ऑफ अ स्ट्रीट, हमें क्या पता कि वो जो स्ट्रीट है, वो जो गली है, उसमें शरारती लड़के कितने हैं, कौन कौन से। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी गली में कोई भी शरारती लड़का ना हो, सारे के सारे शरीफ लड़के हों। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मतलब हो तो सकता है कि किसी गली में शरारती लड़के हों ही ना। तो ये जो सेट है, बल्कि ये सेट होगा भी नहीं, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से बता नहीं सकते कि आया के शरारती लड़के हैं। या एक और मिसाल देख लें,
डिफिकल्ट क्वेश्चन इन अ पेपर, डिफिकल्ट क्वेश्चन इन पेपर। अब ये भी सेट नहीं है, क्यों? हमें क्या पता कि किस पेपर में कौन से मुश्किल सवाल होंगे, आ जाके होंगे भी सही या नहीं होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा पेपर हो जिसमें कोई भी मुश्किल सवाल ना हो, ऐसा भी हो सकता है जिसमें सारे मुश्किल हों, तो हमें तो नहीं पता। तो जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो उस चीज़ को क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड। तो जिसको अगर हम डिफाइन नहीं कर सकते वो सेट नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि लफ्ज़ वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। सेकंड चीज़ है जी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या, मुख्तलिफ, या नुमाया भी आप इसको कह सकते हैं, मुख्तलिफ या फिर नुमाया। अब मुख्तलिफ तो आपको पता ही है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सेट लिखता हूं A 1 2 3 3 और 4, तो क्या मैं पूछता हूं कि आपसे क्या ये सेट है? अब देखें, ये जो सेट थे नॉटी बॉयज वाला और डिफिकल्ट क्वेश्चन वाला, ये डिस्टिंक्ट की कंडीशन पूरी कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नॉटी बॉयज होंगे वो सारे एक ही शक्ल के थोड़ी होंगे, डिफरेंट होंगे। जो क्वेश्चन होंगे मुख्तलिफ किस्म के, वो भी मुख्तलिफ ही होंगे। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 2 सवाल किसी पेपर में एक दफ़ा आया हो। तो अब ये जो 2 सेट थे ये डिस्टिंक्ट की शर्त पूरी कर रहे थे, लेकिन वेल डिफाइन की पूरी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो ये है, ये वेल डिफाइन की शर्त तो पूरी कर रहा है, क्योंकि देखें इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हम डिफाइन है, हम बता सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन ये मुख्तलिफ नहीं है। देखें 3 2 दफ़ा आ रहा है, हमने तो बोला था डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मुख्तलिफ नुमाया होना चाहिए, लेकिन जो 3 है वो इधर भी आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये भी फिर सेट क्या होगा, नहीं होगा। तो अब आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि बेसिकली सेट कहते किसे हैं, कि जो वेल डिफाइन की शर्त भी पूरी करे, मतलब एक सेट में जितने एलिमेंट हैं सब के सब को हम डिफाइन कर सकें कि ये क्या है, इसका ताल्लुक कहाँ से है। जैसे अब मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि जो सेट हो, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान के सूबे। अब ये सेट है, वो 2 तो नहीं थे, लेकिन ये सेट है। क्यों है? क्योंकि देखें जो पाकिस्तान के सूबे हैं वो हमें डिफाइन है, हमें पता है कि कौन कौन से सूबे हैं, और हैं भी सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ, तो ये फिर सेट होगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि सेट बेसिकली होता क्या है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड टू राइट अ सेट, के एक सेट को लिखने के मेथड कितने होते हैं। ठीक है जी, सेकंड जो चीज़ है हमारे पास वो है मेथड टू राइट अ सेट। मेथड टू राइट अ सेट। ठीक है कि एक हमारे पास जो सेट है उसको लिखने के हमारे पास तरीके कितने होते हैं, तो 3 तरीके होते हैं जी। पहला डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड। दूसरा टैबुलर मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, टैबुलर मेथड। और तीसरा तरीका क्या होता है जी, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, ये 3 तरीके होते हैं किसी भी सेट को डिफाइन करने का। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पानी पीना है, तो मैं 3 तरीकों से किसी बच्चे को कह सकता हूँ कि पहली बात मुंह से बोल के पानी ले आओ, दूसरा इशारा करके कि पानी ले आओ, और तीसरा मैं लिख के भी कह सकता हूँ कि पानी ले आओ। तो बात सेम है, कहने के 3 तरीके हैं। सेट सेम ही होगा, लेकिन उसको अगर हम किसी को बताना चाहते हैं तो वो 3 तरीकों से बता सकते हैं। पहला है जी डिस्क्रिप्टिव, ये वाला। डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करोगे, देखिए नाम से ही ज़ाहिर है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब से निकला, डिस्क्राइब मतलब बयान करना। तो डिस्क्रिप्टिव में हम लफ्जों में किसी सेट को बयान करेंगे। जैसे मैं यहां पे कह देता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको मैंने किस में बयान कर दिया, डिस्क्रिप्टिव शक्ल में। देखें ना, लफ्जों में लिखा हुआ है। तो इस तरीके में किसी सेट को लिखना वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव। दूसरा टेबुलर। टेबुलर में क्या होगा, सेट का कोई नाम होगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं n लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर को n से, और सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए। तो मैंने n लिख दिया इज इक्वल टू
1 2 3 और सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब ये कौन सा तरीका है? टेबुलर, जिसमें करली ब्रैकेट यूज होती है और जो अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं उसको कॉमे के जरिए से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। और जो सेट बिल्डर होता है, सेट बिल्डर मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि भाई n मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर x एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, x एलिमेंट पड़े हुए हैं, सच दैट वो जो x है वो बिलोंग करता है किस में से? नेचुरल नंबर में से, ठीक है। तो ये क्या कौन सा तरीका है? सेट बिल्डर नोटेशन वाला, कि इसको इसके अंदर ये बार यूज होते हैं कि x, अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो अंदर वाले एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट x हैं, 1 भी x है, 2 भी x है, 3 भी x है। तो एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे x होंगे। तो x इसको पढ़ते हैं सच दैट वो जो x है वो बिलोंग करे किस में से? नेचुरल नंबर में से, और नेचुरल नंबर वही है। तो एक ही सेट को मैंने आपको तीनों तरीकों से बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, टेबुलर क्या होता है और सेट बिल्डर क्या होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज है टाइप्स ऑफ द सेट, कि सेट की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन है वो सारी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख ली हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ द सेट, टाइप्स ऑफ द सेट। तो पहली टाइप क्या है जी? फिनाइट सेट, ठीक है। पहली टाइप्स क्या है? फिनाइट सेट। फिनाइट सेट, अब नाम से ज़ाहिर है, आपने बहुत सारे लफ्ज़ सुना होगा फिनाइट। फिनाइट का मतलब है ऐसा सेट जो कि ख़त्म हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = 1 2 so on 10, ठीक है। तो ये कौन सा सेट होगा? फिनाइट सेट होगा, क्योंकि इसका एंड पॉइंट हमें पता है, ये ख़त्म हो रहा है। अब इसका उलट इनफिनाइट होता है, जो ख़त्म ना हो, इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट जैसे मैं लिखता हूँ a 1 2 3 और सो ऑन। अब ये इनफिनाइट सेट है क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, देखें चलता जा रहा है, हमें नहीं पता इसका एंड पॉइंट क्या है, ठीक है। सिंगलटन सेट, तीसरी टाइप क्या है जी? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब नाम से ज़ाहिर है सिंगलटन, सिंगल का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। और ये भी सिंगलटन सेट है, याद रखिएगा। अक्सर बच्चे इसको एम्प्टी सेट समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक ये देखें, ये लिखा, और तो ये भी सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखें ये एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, चाहे जैसा भी है, लेकिन एलिमेंट तो पड़ा हुआ है ना, तो इट इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट, इट इज़ अ सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट के बाद फिर किसकी बात आती है जी? एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, खाली हो बिल्कुल, वो एम्प्टी सेट। चाहे आप ऐसे लिख दो या चाहे आप ऐसे लिख दो, मतलब सेम ही है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है पेयर ऑफ द सेट, पेयर सेट, ठीक है। अब नाम से ज़ाहिर है पेयर, लफ्ज़ पेयर का मतलब ही दो होता है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट हों, जैसे A और B, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पेयर सेट हो गया, ठीक है जी। सिंगलटन हो गया, पेयर हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, और सेट ऑफ सेट्स, छठी किस्म क्या है जी? सेट ऑफ सेट्स, मतलब एक सेट के अंदर सेट, सेट ऑफ सेट्स। तो उसका मतलब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ A = ये बड़ी ब्रैकेट हो गई, फिर उसके अंदर छोटे छोटे, एक A और B का सेट, फिर 1 और 2 का सेट, और फिर इस ब्रैकेट की ये बड़ी ब्रैकेट। देखें एक सेट के अंदर मजीद दो सेट हैं, तो ये सेट ऑफ सेट कहलाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, कि ये क्या होती है। आगे तो हम जो नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे ना, वो फिर ये होगा कि हम सेट की कार्डिनैलिटी फाइंड कैसे करते हैं और उसके मुख्तलिफ फंक्शंस वगैरह बनाएंगे। फिलहाल आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो सिर्फ क्या है कि कार्डिनैलिटी होता क्या है। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, ठीक है। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का क्या डेफिनेशन होगी? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर्स ऑफ
एलिमेंट्स present in a set, the number of elements present in a set is called cardinality of that set and denoted by S। ठीक है जी, कार्डिनैलिटी क्या होगी? द नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो उसकी क्या कहलाती है? कार्डिनैलिटी कहलाती है। मतलब किसी और उसको डिनोट किससे किया जाता है? एस से। ठीक है, एस के मॉड से। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ भी एक सेट है उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी 5 हो जाएगी। मैं कहता हूँ 6 एलिमेंट हैं, कार्डिनैलिटी 6 हो जाएगी। मैं कहता हूँ 100 एलिमेंट है तो कार्डिनैलिटी 100 हो जाएगी। तो एक सेट के अंदर जितने, जैसे मिसाल मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ A1 2 3, तो इसकी कार्डिनैलिटी जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? 3 के, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, और अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि S और वो बराबर होगा S1 S2 so on Sk तक, और वो जो K है वो किस में से बिलोंग करेगा? नेचुरल। ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे भी हमें तादाद की बात आती है कि भाई 10 12 15 तो वहाँ पे हम नेचुरल नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर वो कितने एलिमेंट हैं वो K तक जा सकते हैं, वो जो K है वो N में से बिलोंग करेगा और N आपका नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक, आगे जी इक्विवेलेंट सेट। एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। यहाँ पे बच्चे आके बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है कि इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी, दो चीज़ें, पहला है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, और उसका हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? इक्वल सेट के साथ। ठीक है जी, इक्वल सेट। अब दो सेट इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उनकी सिर्फ तादाद बराबर हो, उनकी कार्डिनैलिटी बराबर हो। इक्विवेलेंट के लिए क्या शर्त है कि कार्डिनैलिटी बराबर होनी चाहिए, मतलब तादाद बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ A1 2 और 3, ठीक है, और एक सेट लिखता हूँ B A B और C। अब ये दोनों सेट आपस में इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी 3 एलिमेंट मौजूद हैं, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट मौजूद है, दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, उसके अंदर भी 3 एलिमेंट, इसके भी, तो A और B आपस में क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट कहलाएंगे। और उसी तरीके से अगर हम इक्वल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 और 3, ये A सेट है, और यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ 3 1 और 2। तो ये देखें तादाद भी बराबर है और नंबर भी बराबर है। और एक और बात कि सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करती सेट के अंदर। सेट में आप एलिमेंट आगे पीछे लिख सकते हो, ये दोनों सेट आपस में बराबर है, चाहे 1 2 3 लिख दो या 3 1 2 लिख दो या 3 2 1 लिख दो, चाहे ऐसे भी लिख दो। जैसे मैं C लिख दूँ 3, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 2 और 1, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो तरतीब है वो मैटर नहीं करती। तो ये इक्विवेलेंट और ये इक्वल। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो बात आ जाती है वो है सबसेट। कि सबसेट क्या होता है? ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसेट होता क्या और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसेट, सबसेट और सुपरसेट। सबसेट और दूसरी चीज़ क्या है? सुपरसेट। अब पहले तो सबसेट की डेफिनेशन देख लें। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों तो वो दूसरे का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। इफ अ सेट हैव सेम एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन आल्सो इन अदर सेट देन फर्स्ट सेट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ अदर सेट। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये सबसेट होता क्या है। एक सेट है मेरे पास A 1 2 3 सो ऑन कहाँ तक? 10 तक।
ठीक है जी। एक सेट है बी 3 5 9। अब ज़रा गौर करें, बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, क्योंकि वो एक से लेकर 10 तक पूरी गिनती है, पूरी काउंटिंग है, और यहाँ पर सिर्फ 3 है, 5 और 9 है। अब बी वाले सारे के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, सारे के सारे, तो फिर जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। हम लिखेंगे जो बी है वो सबसेट है किसका? ए का। लेकिन ए वाले सारे तो बी में मौजूद नहीं है, तो हम फिर बोलेंगे जो ए है वो सबसेट नहीं है किसका? बी का। बी तो ए का सबसेट है लेकिन ए बी का नहीं है। और फिर आप पूछ रहे हो, आपके दिल में ख्याल आ रहा है सुपरसेट क्या होता है? अगर बी ए का सबसेट है तो फिर ए बी का सुपरसेट कहलाएगा। बी यहां पे क्या है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है, और फिर ए क्या होगा? ए इज सुपरसेट ऑफ बी। बी ए का सबसेट है और ए बी का सुपरसेट है। ठीक है जी। आगे फिर इसकी टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है प्रॉपर और एक आ जाती है इम्प्रॉपर। आगे सबसेट की मजीद टाइप्स हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है जी। सबसेट की मजीद आगे दो टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है, ये सबसेट की टाइप्स हैं। अब प्रॉपर में क्या होगा? जाहिर सी बात है ये प्रॉपर सबसेट है तो एलिमेंट तो सारे उसके अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि सबसेट की ही टाइप है तो एलिमेंट सारे मौजूद होंगे। बट क्या होगा कि जो सुपर सेट होगा उसके अंदर कम से कम, वैसे तो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट इजाफी होगा। जैसे मैं एक सेट लिखता हूं यहां पे A 1 2 और 3, और एक सेट लिखता हूं B, वहां पे लिख देता हूं 2 और 3। अब देखें B वाले सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं, लेकिन A के पास ये 1 इजाफी भी आ रहा है, तो फिर जो B है वो A का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। B A का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। क्यों? क्योंकि A के पास इजाफी है। बट अगर मैं ऐसे लिखूं, यहां पे मैं B को लिख देता हूं भाई 3 1 और 2। अब जरा देखें, B वाले सारे A में मौजूद हैं, लेकिन A के पास कोई भी एलिमेंट इजाफी नहीं है, तो फिर जो B होगा वो A का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, A के पास कोई इजाफी नहीं है। और यहाँ पे मैं मज़े की बात आपको बताने लगा हूँ कि अक्सर औकात जनरल नॉलेज में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ऐसा सेट बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ऐसा सेट बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अब प्रॉपर क्या है कि एक इजाफी होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता? वो है आपके पास एम्प्टी सेट। ठीक है जी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कम से कम एक इजाफी होना चाहिए प्रॉपर सबसेट के लिए, उसके अंदर तो एलिमेंट है ही नहीं, तो जब है नहीं तो इजाफी कहां से होंगे? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी क्या होता है? कंपैरेबिलिटी का ये मतलब है कि हम दो सेट का आपस में मुवाजना कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो वेरी सिंपल है कि अगर दो सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है, तो या फिर क्या होगा कि जो A है वो सबसेट होगा B का, या फिर क्या होगा जो B होगा वो सबसेट होगा A का, या फिर क्या होगा कि A और B आपस में बराबर होंगे। ठीक है जी। और या फिर क्या होगा कि A बराबर नहीं होगा किसके? B के। ये सारे आपस में कंपैरेबिलिटी है कि या A B का सबसेट हो सकता है, या B A का सबसेट हो सकता है, या फिर दोनों बराबर इक्वल हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कोई एलिमेंट भी सेम ना हो। सॉरी जी, एकेडमी का अलार्म बज गया था। अच्छा, उसके बाद एंड में जो आखिरी चीज हमारी रहती है वो है जी पावर सेट। कि पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक सेट के टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं वो उसका पावर सबसेट कहलाता है। मैं फिर से बताता हूं, एक सेट है ना, आपके पास एक सेट दिया हुआ है, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं वो उसका क्या कहलाएगा? पावर सेट, जिसको डिनोट किस किया, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन छोटी सी मैं लिख रहा हूं कि द कलेक्शन ऑफ
collection of subsets of a set, किसी भी सेट के तमाम, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ऑल लिख दें यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ कॉल्स, एक सेट के टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं वो उसका पावर सेट कहलाता है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, पी ए से। और इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर n के इस फार्मूले से कि जितनी और n किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करवाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे आप उतनी 2 की पावर बना देंगे और उतने ही क्या बनेंगे, सबसेट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक सेट लिखता हूँ A, उसके अंदर एक ही मैं कह देता हूँ भी एलिमेंट है, एक है, ठीक है जी। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, उसके अंदर एक एलिमेंट है, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 होता है, मतलब इसके सबसेट टोटल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे PA पावर सेट, पहला 5, पहले मैंने आपको यहाँ पे नॉलेज क्या बताई कि एम्प्टी सेट वो वहद सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, पहली नॉलेज। और दूसरी नॉलेज कि एम्प्टी सेट ही वो वहद सेट है जो सबका सबसेट होता है, क्योंकि इसके पास तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये सब के अंदर ज़बरदस्ती घुस जाता है, ये सबका क्या है, सबसेट है। तो जब भी आपने सबसेट लिखना है तो बिना सोचे समझे 5 तो लिख देना है, एम्प्टी सेट लिख देना है। और दूसरा क्या हो गया, 1 खुद हो गया। तो देखें 2 आया था, सबसेट भी कितने बने, 2 बने, क्योंकि ये 5 भी इसके अंदर मौजूद है, 1 भी इसके अंदर मौजूद है। एक और देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ b इज इक्वल टू 1 and 2, तो अब देखें यहाँ पे आप लिखें 2, 2 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो यहाँ पे लिखें b इसके पावर सबसेट की, पहला तो आपको पता है 5 आ जाएगा, बिना सोचे समझे आपने लिख देना है। फिर क्या आ जाएगा 1, और फिर क्या आ जाएगा 2, और फिर 1 and 2 इकट्ठे, तो 1 2 3 और 4, देखें 4 ही निकले थे, 4 सबसेट बन गया। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत होती है लेक्चर बनाने में, और हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है कि जो इल्म हमारे पास है वो हम बांट रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेहनत करें, पढ़ते रहें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।